कारण जानते हैं। तो पहला क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेंगलोर को बनाया गया तब प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई कि साहब किस प्रकार से हम बेंगलोर को विकसित करेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जहां बेंगलोर में पहले 250 फीट की गहराई पर पानी मिलता था, अब वहां 1800 फीट की पानी पर पानी नहीं है। इसका मतलब कंक्रीट का जंगल खड़ा करते समय जो पानी निकाल के बाहर निकाला गया, ये प्लान ही नहीं किया गया कि पानी निकाल तो लिया, अब इस पानी को वापस नीचे कैसे भेजना है। मैं जो शुरुआत में आपसे कह रहा था ना, बाढ़ आई थी जिस बेंगलोर में, वो बाढ़ के बाद में सूखा क्यों पड़ा? असल मायने में आप किसी भी डेवलप्ड शहर में चले जाइए, वो एक बड़ी चिंता से इन दिनों परेशानी से गुजर रहा है। और वो क्या है? वो विकास के नाम पर अपने शहर की, अपनी जगह की हर एक जगह को पूरी तरह पक्का कर दे रहे हैं। जैसे आप भी अपने घर के आसपास सूखा चाहते हैं कि यार गंदगी ना फैले, तो आप क्या करते हैं? सड़क के हर किनारे को आप अपनी तरफ से पक्का कर देते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं। ऐसी सड़कों पर सरकारों के द्वारा पूरी तरह से टाइल्स वाइज बिछाकर पक्का कर दिया गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी तो ट्रैकिंग गार्डन्स वगैरह बना के पूरी तरह जगह पक्की कर दी गई। तो जो बारिश का पानी आया, वो जमीन में अंदर जा ही नहीं पाया। भाई पानी आ तो गया, अब लेकिन जमीन के भीतर कैसे जाएगा? जमीन पे सोखने के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची उस पानी को। और हुआ भी यहां पर ये। दूसरा, जब यहां पर इतने महंगी प्रॉपर्टी है तो लोगों ने यहां पर जो थोड़े बहुत तालाब सीजन के आधार पर सूखते थे, उन तालाबों में ही प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दिया। मतलब अब आप ये सोचकर देखिए कि ये झीलों की नगरी कहलाती थी कभी, और बिल्डर्स ने झीलें सुखा सुखा करके वहीं पर बिल्डिंग्स बना डाली। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि बेंगलोर में जहां 1961 में 262 झीलें थी और 70% जगह पर यहां हरियाली थी, जिसे हरियाली के कारण गार्डन सिटी और लेक सिटी कहा जाता हो, आज उस शहर में मात्र 81 झीलें बची हैं और 3% हिस्से पर ही हरियाली बची है। जहां पहले 70% हिस्से पर हरियाली हो, वहां पर अब कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। यह अपने आप में कितनी जबरदस्त और चिंता की बात है कि बेंगलोर अल्टीमेटली किस दौर से गुजर रहा है। यानी कि यहां पर पानी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अगर आप मानसून को ठहराएं तो वो एक कारक बनता है कि हां, यहां पर वीक साउथ वेस्ट मानसून है। लेकिन जो दूसरे बड़े कारण बनते हैं, उनमें से लोगों के द्वारा जमीन पर किया गया अतिक्रमण है, जिसके चलते उन्होंने जमीन पर इस प्रकार से पूरी तरह जमीन को पाट दिया कि जो बारिश का पानी आया वो बाढ़ बनकर दिखता तो रहा लेकिन जमीन में नहीं गया। यही कारण है गुड़गांव और दिल्ली को भी अगर आप ध्यान से देखें तो बारिश होते ही पूरा पानी सड़क पर क्यों दिखने लगता है? क्योंकि जमीन में पानी को जाने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा गया है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया जिसे प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम कहा जाए कि पानी बारिश का जमीन में जाए और वापस वाटर रिचार्ज होकर के बोरवेल से निकल कर आए। ऐसा हमने नहीं बनाया। हमने वाटर लेवल कावेरी बेसिन रिजर्वायर का नीचे कर दिया। साथ ही साथ हमने रेन वाटर जो बारिश का पानी इसका हार्वेस्ट नहीं किया। हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पर काम नहीं किया। बेंगलोर में ऐसी तमाम चीजें हुई जिसके चलते ये स्थिति फिलहाल बनकर के चली आई है। ऐसी स्थिति में बेंगलोर सरकार के द्वारा, बेंगलोर महानगर पालिका के द्वारा लोगों को कहा गया है कि हम अप्रैल 2024 में मार्च भुगत लो। इसके बाद में कावेरी परियोजना का 5वां चरण शुरू हो जाएगा, जिसके चलते हम 30 करोड़ से लेकर 75 करोड़ लीटर तक का पानी आप लोगों को पहुंचा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन लोगों का कहना है कि साहब हमको आज तो पानी पहुंचा दोगे, लेकिन ये पानी भी 2029 में खत्म हो जाएगा। 2029 में ये वाला पानी जो आज आ रहा है वो 5 साल तक का जुगाड़ है। उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि भारत का बेंगलोर भी केपटाउन की तरह जीरो वाटर सिटी हो जाएगा। जी हां साथियों, साउथ अफ्रीका की जगह केपटाउन, जहां पर 1980-90 के दशक में जो आज बेंगलोर में हो रहा है, ऐसा हाई राइज बिल्डिंग बनाना, लोग जबरदस्त तरीके से निवास करने के लिए आ रहे थे, आज स्थिति यह है कि वहां पर डे जीरो सिचुएशन है, पानी ही उपलब्ध नहीं है। यानी कि जितना पानी जरूरी है वो पानी उनके पास नहीं है। वैसी स्थिति अब बेंगलोर की पैदा होती चली जा रही है। यही